स्टूडेंट्स, मैं कपिल शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी प्रज्ञा एकेडमी गंगापुर सिटी एक बार फिर से आप सबके सामने कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए हाजिर हूँ। आज का जो सवाल है वो क्या है, ध्यान से सुनो। एक कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है? लिक्विड। ओके। और इसमें एक 2L लेंथ की रॉड इस तरीके से इक्विलिब्रियम में रखी हुई है और यहां से बंधी हुई है और इस तरीके से इक्विलिब्रियम में है। इसकी रॉड की लेंथ कितनी है? 2L। रॉड की लेंथ कितनी है? 2L। क्लियर? और इस तरीके से इक्विलिब्रियम में है। सवाल क्या है? सवाल ये है, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द रॉड inside the liquid given that specific gravity of the rod is 0.75। इंग्लिश मीडियम के लिए, द्रव की वह लंबाई ज्ञात करो जो द्रव के अंदर है जबकि सापेक्ष घनत्व 0.75 है। जबकि छड़ का सापेक्ष घनत्व, छड़ का सापेक्ष घनत्व 0.75 है। यह सवाल दिया हुआ है। क्लियर? ये रोड है, ये इक्विलिब्रियम में है, लेंथ 2L है, इसका मास m ले लो और ये यहां से इक्विलिब्रियम में है, इस डोरी की सहायता से बांधा हुआ है और ये इस लिक्विड कौन सा है? पानी। पानी मतलब वाटर इसमें है। क्लियर? इसमें रखी हुई है। तो आपको इसको क्या कैलकुलेट करना है? इसका कैलकुलेट करना है आपको क्या? इसका कैलकुलेट करना है आपको वो लंबाई जो इसके अंदर है। क्लियर? और ये लिक्विड कौन सा है? वाटर। ये लिक्विड कौन सा है? वाटर। ठीक है। और वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? वाटर की जो डेंसिटी है वो कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब और CGS में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये डेटा आप ध्यान रखना। इस सवाल को सोल्व करते हैं अपन। क्लियर? तो इस सवाल को सोल्व करते हैं अपन कि जो रोड है वो इक्विलिब्रियम में। बेटा अपने को पता है कि ये रोड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का फंडा क्या है कि F नेट या समीशन F मस्ट बी इक्वल टू 0। ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रोड मस्ट बी इक्वल टू 0। द समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रोड मस्ट बी इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम के लिए, कौन से इक्विलिब्रियम के लिए? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब स्थानांतरी साम्यावस्था। ठीक है। और दूसरा है आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का फंडा क्या है कि टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू 0। ये किसकी कंडीशन है? ये है आपकी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यह है घूर्णी साम्यावस्था। अब एक बात ध्यान रखना, यह बहुत मेजर कंसेप्ट है कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो तो इसका मतलब यह नहीं होता कि उस पर नेट टॉर्क भी 0 होगा। उस पर नेट टॉर्क भी 0 होगा। क्लियर? पहली बात तो यह। लेकिन अगर वो बॉडी प्योर रूप से इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब उसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क हमेशा कितना होना चाहिए? 0। दूसरी बात, नेट फोर्स 0 होने का मतलब नेट टॉर्क 0 होना नहीं है। लेकिन एक बात कंपलसरी है कि अगर नेट फोर्स 0 होता है तो टॉर्क की वैल्यू हर एक पॉइंट के अबाउट सेम रहती है। 0 तो 0 हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन एक चीज जरूरी है कि हर एक पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है उसकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम।
अब चूंकि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब टॉर्क जीरो होना चाहिए, इसका मतलब हर एक पॉइंट के अबाउट जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फोर्स जीरो है। क्लियर बात? तो फोर्स जीरो होने की वजह से नेट टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट क्या होना चाहिए? सेम। और चूंकि बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसलिए हर पॉइंट के अबाउट क्या होना चाहिए? जीरो। तो ये जो टो वेक्टर है ना, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जीरो। सर कौन से पॉइंट के अबाउट? तो आपका आंसर होना चाहिए एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट। क्यों सर? क्योंकि फोर्स जीरो है। तो फोर्स जीरो होने पे नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या रहता है? सेम, जब फोर्स जीरो हो। लेकिन अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, इसलिए हर एक पॉइंट के अबाउट क्या होना चाहिए? जीरो। ये फंडामेंटल है। क्लियर? तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब अपन यहाँ पे दो इक्वेशंस बनाएंगे। कौन सी? ध्यान से देखो। इसका यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस फ्री बॉडी डायग्राम में एक बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मैं इस रोड को ऐसा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये ऐसा बना रहा हूं। अब यहां पे तो फोर्स लग रहा है कौन सा? टेंशन फोर्स। इस जगह पे लग रहा होगा क्या? mg, रोड का mg। मैंने इस रोड को ऐसे बना रखा है, ये रोड है, ठीक है, ये वाला। तो यहां पे क्या लग रहा है? mg। और मान लो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है। कितने एंगल पे है? थीटा। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। क्लियर? ओके। और कौन सा फोर्स लग रहा है? अब देखो, मान लो कि इसका जो आउटर पार्ट है, जो इस लिक्विड के बाहर, टोटल लेंथ कितनी है? 2l। इसमें से x पार्ट तो अंदर है, ऐसा हमने मान लिया। कितना पार्ट अंदर है? x पार्ट। x पार्ट इज इनसाइड द लिक्विड। बचा कितना? 2l माइनस x पार्ट इज आउटसाइड द लिक्विड। तो इसका मतलब कितना पार्ट अंदर है? x पार्ट। तो आपको यह पता होना चाहिए कि इस पर बायोन्सी फोर्स भी काम करेगा। कौन सा फोर्स काम करेगा? बायोन्सी फोर्स। और बायोन्सी फोर्स कहां लगता है? बायोन्सी फोर्स लगता है जो बॉडी है उसके सेंटर पे नहीं लगेगा। कहां पे लगेगा? उस डूबे हुए पार्ट के सेंटर पे। अब डूबा हुआ पार्ट तो इतना ही है ना। कितना पार्ट डूबा हुआ है? x। और इसका सेंटर कितने पे होगा? x/2 पे। इसका मतलब बायोन्सी फोर्स कहां पे लगेगा? x/2 पे, यहां पे। क्लियर? तो मान लो कि ये कितना पार्ट डूबा होता है? यहां तक डूबा हुआ है सपोज, इस जगह पर। तो ये डिस्टेंस x है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी ले ली मैंने? x। तो ये बायोन्सी कितने पे लग रहा है? ये लग रहा है बेटा x/2 पे। ये कितने पे लग रहा है? x/2 पे। क्लियर? अच्छा, अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो वर्टिकल अगर इक्विलिब्रियम की बात करो, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम है। क्लियर? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स आ ही नहीं रहा, सारे के सारे फोर्स किस में आ रहे हैं? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो समीशन F बराबर कितना होना चाहिए? 0। तो समीशन F 0, इसका मतलब ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो ऊपर का फोर्स कितना है? F/c प्लस P बराबर कितना? mg। ये तो हो गई आपकी किसकी? समीशन F = 0 की इक्वेशन। फिर एक और बात कि अब अपने को ये तो लिख दी हमने किसकी? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। दूसरी इक्वेशन लिखेंगे किसकी? रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। रोटेशनल इक्विलिब्रियम ये है स्थानांतरी साम्यावस्था और ये है घूर्णी साम्यावस्था। घूर्णी साम्यावस्था मैंने अभी बताया कि किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? 0। तो बेटा आप क्या करो, आप कोई भी पॉइंट ले लो इस पे, लेकिन ज्यादा आसान वाला पॉइंट ले लो। क्यों सर ये वाला? क्यों? क्योंकि टी का टॉर्क इसके अबाउट तो खुद ही 0 हो जाएगा। आपको पता है ना कि अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, बल की कार्यकारी रेखा यदि उस बिंदु से ही पास करती है जिसके सापेक्ष क्या निकालना है? बल आघूर्ण। तो उस बल का बल आघूर्ण कितना हो जाता है? 0। यदि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उसी पॉइंट से पास करे तो उसके अबाउट, उस पॉइंट के अबाउट उस फोर्स का जो टॉर्क है वो कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे इस पॉइंट के बाद इस P का तो 0 और इस mg के दो कंपोनेंट होंगे। देखो ये इधर क्या आ जाएगा? mg cos थीटा, और एक इधर कंपोनेंट आएगा इधर, कितना? mg sin थीटा। आपको पता है mg sin थीटा यहीं से पास हो रहा है एक्सटेंड करने पे, तो इसके अबाउट इस mg sin थीटा का टॉर्क भी कितना? 0। तो केवल किसका टॉर्क बचेगा? mg cos थीटा। और टॉर्क कैसे लिखा जाता है?
फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है L। क्लियर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है L। ठीक, तो इसका टॉर्क, अच्छा एक और बात, टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, तो R और F, तो R क्रॉस F ऐसे है। क्लियर, ये R और ये F, तो R क्रॉस F किधर आ गया, आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन। तो ये क्या आ गया आपका mg cos थीटा इंटू L, ये तो आ गया mg का टॉर्क। अब बात करते हैं किसके, बायंसी फोर्स के टॉर्क की। बेटा ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है, तो अगर अपन देखें तो इस लाइन के पैरेलल यदि लाइन खींचो, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा, तो इस एफ बी का कंपोनेंट इधर आ जाएगा ना, कितना एफ बी कोस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा कितना एफ बी साइन थीटा। वो एफ बी साइन थीटा अगेन इससे पास करेगा तो उसका भी टॉर्क कितना हो जाएगा 0। तो केवल इसी का तो टॉर्क बचेगा किसका, एफ बी कोस थीटा का। तो कैसे लिखा जाता है, एफ बी कोस थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो इस एफ बी कोस थीटा की टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी वो भी देख लेते हैं। तो यहां से आर वेक्टर इधर, एफ बी कोस थीटा इधर, तो आर क्रॉस एफ किधर आ रहा है अंदर, तो ये टॉर्क किधर आ रहा था बाहर, और ये टॉर्क किधर आ रहा है अंदर। दूसरी चीज, इसका टॉर्क कितना हो गया 0। इसका मतलब ये बाहर है और इसका टॉर्क अंदर है, तो ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों क्या होने चाहिए इक्वल। डायरेक्शन में अपोजिट, मैग्नीट्यूड में इक्वल, तभी तो नेट टॉर्क इसके अबाउट कितना हो जाएगा 0। तो मैं ये लिख सकता हूं कि mg cos थीटा इंटू L मस्ट बी इक्वल टू एफ बी कोस थीटा इंटू, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, देखो ये है x/2, टोटल लेंथ कितनी है 2l, तो ये डिस्टेंस कितनी बची 2l माइनस x/2। आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहां पे cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल। अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पे आपको जो डेटा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी या सापेक्ष घनत्व कितना दे रखा है 0.75। याद करो जब अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था फ्लूइड मैकेनिक्स, तो मैंने बताया था रो रिलेटिव, वो क्या था रो बॉडी बटा रो वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रो बॉडी डिवाइड बाय रो वाटर कितनी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और यहाँ कितना जाएगा 0.75। तो 0.75 इंटू 1000 ये किसके बराबर हो जाएगा रो बॉडी, तो ये कितना आ गया बेटा 750 kg पर मीटर क्यूब। ये किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी आ गई रोड की। तो यहां से अपने को किसका पता चल गया, रोड की डेंसिटी भी पता चल गई। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब में, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितनी होगी 1, और kg पर मीटर क्यूब में 1000, और उसी के रिलेटिव अपन ने किसकी निकाल ली बॉडी की, मतलब रोड की कितनी आई 750। ये कैलकुलेशन अपन वहां पे कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन का यूज करेंगे अपन, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें x पार्टी तो मानना है जो किसके अंदर है लिक्विड के अंदर। अब यहाँ से 750 आ गया, इसकी वैल्यू जब आप रखोगे तो देखो m क्या है मास ऑफ द रोड, m क्या है मास ऑफ द रोड। इस m की वैल्यू क्या होगी, मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है a, तो मास बराबर क्या होता है मास रोड का लिख रहे हैं यहाँ पर, तो रोड का मास क्या होगा वॉल्यूम रोड का, डेंसिटी रोड की इंटू जी। तो वॉल्यूम कितना है a इंटू 2l, a इंटू 2l, डेंसिटी 750, तो a इंटू 2l इंटू 750 इंटू g इंटू l इक्वल टू बायंसी फोर्स v सबमर्ज्ड डूबा हुआ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू g। तो यहाँ पे f भी लिखोगे तो क्या लिखोगे v सबमर्ज्ड कितना है एरिया मल्टीप्लाइड बाई x, ये वॉल्यूम सबमर्ज्ड ही तो हुआ, तो एरिया मल्टीप्लाइड बाई x इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1000 इंटू g इंटू 2l माइनस x/2। ये आ गई, मैं इसे मिटा दूं, चलो इसे ऊपर वाले को मिटा रहा हूं मैं। अब ये इक्वेशन आई आपके पास, तो यहां से देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, a से g ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना यहाँ पे ये ए कटेगा आपका 0 से 0,
25 से 3 टाइम्स, ये कटेगा 4 टाइम्स, तो यहाँ पे इक्वेशन कितनी होगी 3 2 6 6l स्क्वायर इक्वल टू 4x इंटू 2l माइनस एक्स बाई 2, 4x इंटू 2l माइनस एक्स बाई 2। अगेन इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना गया 6l स्क्वायर इक्वल टू 8xl माइनस 2x स्क्वायर। और यहां पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई कितनी 2x स्क्वायर माइनस 8xl प्लस 6l स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सोल्व करेंगे और यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पे x की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन को जब अपन सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखो। देखो ये इक्वेशन को ये भी लिख सकते हैं अपन कि x स्क्वायर माइनस 2 को ले लो इसमें से पूरे में से, तो कितना आ जाएगा 4xl प्लस 3l स्क्वायर इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस b, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4l प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 16l स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना आ जाएगा माइनस 4a1 और c 3l स्क्वायर, तो 12l स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 2a, तो 2 इंटू 1, x इक्वल टू कितना है 4l प्लस माइनस 16 में से 12 गया तो 4 स्क्वायर में से बाहर आएगा तो 2, तो बाहर क्या आया 12 डिवाइड बाई 2। अगेन जब आप इसे सोल्व करोगे तो यहाँ पे x1 की वैल्यू तो आएगी 4 प्लस 2 6l बाई 2 मतलब 3l, और x2 की वैल्यू आई कितनी 4 में से 2 गया तो 2 डिवाइड बाई 2 कितनी l। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सी वैल्यू सही है, 3l तो टोटल लेंथ ही नहीं है, रोड की टोटल लेंथ कितनी थी 2l, तो दिस आंसर इज रॉन्ग एंड व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज l। तो कितना पार्ट बाहर आया, तो x बराबर कितना बाहर आया l, x बराबर कितना अंदर है l अंदर और उतना ही कहाँ है बाहर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने कुछ नहीं किया, हमने इसमें आपको यह पता होना चाहिए बायोन्सी कहाँ लगता है, यह पता होना चाहिए कि mg कहाँ लगेगा, ये पता होना चाहिए कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि नेट फोर्स 0 हो तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द नेट टॉर्क मस्ट बी 0, but one thing is necessary that the net torque about any given point will be same. All these concepts will make this question solution. Okay, note it. अगला सवाल क्या है कि अगला सवाल भी अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इस तरीके से 2 होल्स दी गई है और इन दोनों होल्स के बीच में, इन दोनों दीवारों के बीच में 2 स्प्रिंग्स इस तरीके से कनेक्टेड हैं। आपको बता दूं ये जेईई एडवांस का सवाल है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, और इजी भी है, ऐसा नहीं है टफ क्वेश्चन है, इट इज इजी क्वेश्चन। 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं और इन दोनों के बीच में एक m मास की ये रॉड इस तरीके से रखी हुई है। क्लियर? इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, इफ द रॉड इज गिवन अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा in horizontal plane and release, then find out the frequency of oscillation. हिंदी मीडियम के लिए, यदि क्षैतिज तल में छड़ को थीटा अल्प कोण से विस्थापित कर छोड़ दिया जाए तब दोलनों की आवृत्ति ज्ञात करो।
ये सवाल है बेटा। इसमें क्षैतिज तल का जो मतलब है ना क्या है कि जैसे ही छड़ है ये ऐसे ऐसे हो सकती है, कैसे, जैसे बता रहा हूँ, यूं यूं यूं, कि मान लो अपन ने ऐसे करके ऐसे छोड़ दिया, यूं ऐसे करके आप रिलीज करोगे तो ये ऐसे ऐसे क्या करेगी, ऑसिलेशन। किस प्लेन में, इस वाले प्लेन में। ये है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्षैतिज तल। क्लियर। और ये कौन सा है, वर्टिकल। अगर ये प्लेन होता तो ये कौन सा है, वर्टिकल, और ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल। क्लियर। तो इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में एसएचएम कर रही है या ऑसिलेट कर रही है। अगर अपन इसे हल्का सा मोड़ के क्या करेंगे, ये ऐसे रखी हुई है, ऐसे करके यदि छोड़ दो तो ऐसे ऐसे क्या करेगी, ऑसिलेशन। अब इसके लिए देखो सिचुएशन, ये क्वेश्चन उतार लिया आपने। अब देखो इसके लिए सिचुएशन बहुत आसान सा सवाल है, ज्यादा टफ सवाल नहीं है। इसमें क्या करोगे, मान लो कि आपने इस जगह से इसे स्मॉल डिस्प्लेस करके और रिलीज कर दिया। कैसे, ध्यान से सुनना, मैं सेकंड सिचुएशन बना रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब ऐसे, अगर ये ऐसे है तो ऐसे ऐसे करके यदि थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेस करके यदि छोड़ दें तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो हमें उस ऑसिलेशन का क्या निकालना है, टाइम पीरियड। अब बेटा इसकी सिचुएशन बनाने के लिए आप ऐसे देखो कि मान लो ये है आपकी दोनों बॉल्स और आपने इसे स्मॉल डिस्प्लेस किया, तो स्मॉल डिस्प्लेस करके ऐसे छोड़ दिया, ये वर्टिकल डायरेक्शन थी, ठीक है, ये वर्टिकल डायरेक्शन थी। और ये इसका सेंटर है, तो मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, L/2, और ये डिस्टेंस भी कितनी है, L/2। टोटल रोड की लेंथ कितनी मान के चल रहे हैं, L, और मास M, और लेंथ कितनी ले लें अपन, L। अब देखो यहाँ पे ये एंगल थीटा, यही तो, और ये थीटा बहुत स्मॉल है, ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये x खिसक गया, इस जगह से ये कितना खिसक गया, x। तो इसने स्प्रिंग को दबाया, तो स्प्रिंग को दबाया तो फोर्स इधर आया होगा, कितना, kx। ऐसे नीचे वाले पार्ट ने इसे स्प्रिंग को इधर दबाया होगा, तो इधर कितना आया होगा, kx। क्योंकि अगर ये x इधर खिसका तो ये भी तो x इधर ही खिसका होगा। ओके। अब यहाँ पे देखो, अगर अपन देखें तो ये है सेंटर पॉइंट, और ये कितना था, L/2, और ये भी कितना था, L/2। तो आपको पता है कि अगर अपन टो अबाउट सी लिख दें, टो अबाउट सी, तो टॉर्क अबाउट सी, ध्यान से सुनना। जब अपन लीनियर एसएचएम देखते हैं तो लीनियर एसएचएम में किसकी इक्वेशन लिखते हैं, फोर्स की। ऐसे ही जब आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो इक्वेशन किसकी लिखोगे, टॉर्क की, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन की बात हो रही है, चलने की बात नहीं हो रही, घूमने की बात हो रही है। तो घूमने में किसकी इक्वेशन लिखोगे, टॉर्क की, और चलने में, चलने वाले एसएचएम में, लीनियर एसएचएम में, उसमें किसकी लिखोगे, फोर्स की। तो जो कि हमने घुमाया तो किसकी इक्वेशन लिखेंगे, टॉर्क की, किसके अबाउट, सी के अबाउट, टॉर्क अबाउट सी। तो kx इधर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर, तो r इस पॉइंट से है, r इधर, फोर्स इधर, तो r क्रॉस f किधर आया, अंदर, कितना, kx मल्टीप्लाइड बाई L/2, मल्टीप्लाइड बाई L/2। अच्छा, इस kx का टॉर्क, ये फोर्स इधर और r नीचे, r कितना है भाई, L/2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि फोर्स तो यहाँ लग रहा है, मैंने दिखा यहाँ रखा है भाई, फोर्स तो यहीं लग रहा होगा ना। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स की कितनी हो गई, L/2, क्योंकि फोर्स तो यहीं लग रहा है। तो r और f इधर, तो यहां से जब आप देखोगे ना तो देखो r नीचे, f इधर, तो r क्रॉस f, ये भी किधर आ रहा है, अंदर। तो ये भी, इसका टॉर्क भी अंदर c के अबाउट, और इसका टॉर्क भी अंदर किसके अबाउट, c के अबाउट। तो दोनों टॉर्क ऐड होंगे, तो कितना आया, प्लस kx L/2, कुल मिला के कितना आया, kx L। टॉर्क अबाउट क्या होता है, I अल्फा। तो यहां से देखोगे ना तो kx L बराबर कितना आया, I, और इस रोड का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12 इंटू अल्फा। देखो एक L से एक L कैंसिल हो गया, क्या बचा, kx बराबर mL/12 इंटू अल्फा। एक और बात, आपको पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√x/a। अगर अपन बात करेंगे किसकी, रोटेशन की, तो रोटेशन के केस में x का काम कौन करता है, थीटा। ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रेखीय विस्थापन, और ये कोणीय विस्थापन। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला, जब टॉर्क की इक्वेशन लिखोगे तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π√x का काम कौन करेगा, थीटा, और a का काम कौन करेगा, अल्फा। तो अपन को अल्टीमेटली थीटा बाई अल्फा का रेशियो निकालना है। तो kx बराबर mL/12 इंटू अल्फा। ध्यान से देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इस वाले की, तो ये थीटा, ये वाला x, तो यहाँ पे 10, ये L/2, तो यहाँ पे 10 थीटा बराबर कितना होगा, देखो
x अपॉन l/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से अगर देखा जाए तो थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा इज स्मॉल, थीटा बहुत छोटा है, तो थीटा छोटा है तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के। तो थीटा बराबर कितना आ गया, थीटा बराबर आ गया x अपॉन l/2। क्लियर, थीटा की जगह क्या आ गया, x अपॉन l/2 और x की जगह कितना आ गया, थीटा इंटू l/2। x बराबर कितना आ गया, थीटा इंटू l/2। तो यहां से x की जगह कितना लिख दो, थीटा इंटू l/2 इक्वल टू ml/12 इंटू अल्फा। अगेन l से l कैंसिल, 2 से कितनी बार, 6 टाइम्स। हमें किसका रेशियो निकालना है, थीटा बाई अल्फा का। बेटा ध्यान से देखो, यहाँ से थीटा इस अल्फा को नीचे ले आओ, को इसके नीचे ले जाओ, तो थीटा बाई अल्फा कितना आया, थीटा बाई अल्फा का रेशियो निकल के आया कितना, m/6k। ये किसकी वैल्यू आई, m/6k थीटा बाई अल्फा। एक और बात ध्यान रखना, टॉर्क इक्वल टू अपन ने टो बराबर इतना लिखा, ये kxl बराबर ये वैल्यू लिख दी, टो बराबर आई अल्फा। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड आता है, ये क्या आता है, मैग्नीट्यूड। और इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आई, m/6k। जब आप इस वैल्यू को यहां पर रखोगे तो टाइम पीरियड कितना आया, 2π√m/6k। और फ्रीक्वेंसी इसका क्या होती है, उल्टा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, इसका उल्टा कर दो तो 1/2π√6k अपॉन m। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर जी। एक बात ध्यान रखना, जैसे अपन f इक्वल टू -kx लिखते हैं, ये फोर्स की इक्वेशन है, ऐसे ही टो बराबर f का काम कौन कर रहा है, टो, k का काम कौन करेगा, k। वैसे तो c आता है यहां पे, लेकिन मैं k का काम कौन कर रहा है, k, और x की जगह कौन आ जाएगा, थीटा, ऐसे। और टो को क्या लिख देंगे, आई अल्फा बराबर -k थीटा। हमें किसका रेशियो निकालना है, थीटा बाई अल्फा का। तो थीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, k अपॉन आई। तो ऐसे लिखा जाता है मैग्नीट्यूड। तो या तो थीटा बाई अल्फा लिख दो या k अपॉन आई लिख दो। तो इसकी जगह थीटा बटा अल्फा, ये तो अपन यहां से निकाल लिया। कभी कभार अगर आपको k अपॉन आई का रेशियो निकालना हो तब भी ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे इस माइनस का भी ध्यान रखना, इसीलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे अपन क्या ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।